बात उस समय की है जब मेरी गर्लफ्रेंड से थोड़ी बहुती अनबन चल रही थी। हमारे बीच शायद 20-25 दिनों से कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। मैंने सरकारी बस में जाने का फ़ैसला कर लिया था। मैं रात की 9 बजे की गाड़ी से निकला। बस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे सबसे आखिरी वाली सीट मिली थी। आखिरी लाइन में भी खिड़की वाली सीट मिली थी, जिसका एक शीशा पूरा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई भी उस सीट पर बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। गाड़ी पूरी भरी हुई थी। अब मैं अपने आप को पूरा कोसने लगा था कि काश मैं प्राइवेट गाड़ी से ही जाता तो अच्छा होता। आते वक्त मैंने कोई कंबल या शॉल भी नहीं लिया था। सर्दी का मौसम था। मेरे बगल में 2 बूढ़े बैठे हुए थे। बस निकल पड़ी थी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से जोर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बूढ़े ने भी अपना कंबल निकाल लिया था। मैं तो ठंड के मारे मरा जा रहा था। ऐसे में गाड़ी औरंगाबाद रुक गई। जो लोग उतर रहे थे उनकी जगह नए लोग खड़े हो गए। वो लपक कर बैठ गए। मैं फिर अपनी जगह पर पूरा फंस गया था। मेरे बाजू वाले बूढ़े भी आगे चले गए थे। बस फिर चल पड़ी थी। फिर आगे 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुक गई थी और मैं भी नीचे उतरा था। मैं बस यूं ही टहलने के लिए निकला था। मेरी कोई खाने की इच्छा नहीं थी। बस मैं यूं ही टहल रहा था। पास में एक जनरल स्टोर भी था। वहाँ पर जो शोकेस में वो वाले पैकेट रखे थे, उसे देखकर मेरे मन में हलचल सी होने लगी थी। मेरे जज्बात उठने लगे थे। वहाँ से 2 लोगों ने वह पैकेट खरीदे। मैं उस दुकानदार के पास गया और उनसे पूछने लगा कि भाई साहब, कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? वह बोला, साहब अकेले सफ़र कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। वह मुझे कहने लगा, आज आपका नसीब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो 2 लड़कियां यहाँ पर आया करती थी, आज वह नहीं आई हैं, नहीं तो आपका 300 में काम बन जाता। मैं अपने नसीब को फिर कोसने लगा था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी 25 दिन से ज़्यादा प्यास नहीं बुझी थी। ऊपर से इतनी ठंड का मौसम था। इसमें तो मेरी हालत भी अब ख़राब होती जा रही थी। मैं मन ही मन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगा था और फिर उन सब पलों को याद करके मेरे अंदर एक फीलिंग सी होने लगी थी। लेकिन अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय नियंत्रण के। फिर वहीं खिड़की पर बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई, मुझे कुछ भी ना पता चला। फिर मेरी आंख तब खुली जब बस बीच रास्ते में रुकी थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक सुंदर सी भाभी अपने 2 बच्चों के साथ बस पर चढ़ रही थी। इतनी रात को पता नहीं ये भाभी कहाँ से आ रही थी। वह भाभी दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वह किसी भी तरीके से नहीं लग रही थी कि वह 2 बच्चों की माँ हो। बस कंडक्टर ने उस भाभी को बस के अंदर करके बस का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। बस पूरी तरह भरी हुई थी। कहीं पर भी बैठने की कोई जगह नहीं थी। वह भाभी भी बस कंडक्टर के बगल में जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद बगल में जो 2 मेरे बूढ़े अंकल थे, उनकी मंजिल आ चुकी थी। मैं मन ही मन सोचकर शुक्र कर रहा था कि अच्छा हुआ ये दोनों बूढ़े उतरे तो सही, क्योंकि जब से वह मेरे बगल में थे वह तब से ज़ोर ज़ोर से खराटे मार रहे थे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सो नहीं पा रहा था। मुझे सोने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और ऊपर से ये ठंड की वजह से तो मेरी हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरे बगल की सीट जब खाली हुई तो भाभी ने वहीं से देखा तो वह दौड़ती हुई मेरे बगल में आकर बैठ गई। साथ ही उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मुझे देखकर वह भाभी थोड़ा शर्माई। मैं भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दे दिया और फिर बस दोबारा चलने लगी। बस जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से बहुत ही तेज ठंडी हवा बह रही थी, जिससे ठंड और भी ज़्यादा मुझे लगने लगी थी। तो उस भाभी को भी ठंड लगने लगी। उसने अपने बैग में से एक कंबल निकाला और खुद और अपने बच्चों को उड़ा दिया। ठंड ज़्यादा लगने की वजह से मेरा शरीर कपकपाने लगा था। यह देखकर वह भाभी मुझे कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा कंबल पड़ा हुआ है। अगर आप वह लेना चाहते हैं तो मैं आपको वह दे सकती हूँ। यह सुनते ही मैंने तुरंत उसे हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ठंड लगने की वजह से मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी।
उसके दिए हुए कंबल को मैंने तुरंत अपने आप को उड़ा लिया। अब मुझे इतनी राहत मिल रही थी कि अब मैं ये बता भी नहीं सकता। फिर धीरे धीरे मेरी और उस भाभी की बातें भी होने लगी। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि वह अपने घर पर जा रही है, उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वह बिल्कुल अकेली है और बहुत ही मुश्किल से अपने 2 छोटे बच्चों को पालती है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है। इसी वजह से उसे रात को आते हुए देरी हो जाती है। उस भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। भाभी की सूरत इतनी मासूम थी कि मैं उस पर फिदा हो चुका था। भाभी दिखने में काफ़ी दूध की तरह खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता से कोई भी उसकी तरह मनमोहित हो सकता था। बस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी और जब बस अचानक ही रुकी तो वह भाभी मेरे पास आकर गिरने लगी। मेरे इतने करीब आते हुए देख वह थोड़ी सी शर्माने भी लगी थी। मैं भी अब अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। मेरा दिल अब ज़ोरों से अंदर से धड़कने लगा था। मेरे दिल के जज्बात बढ़ने लगे थे। एक तो 20 से 25 दिन से वह सब नहीं हुआ था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वह सब किए हुए, लेकिन अब मेरा खुद पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल था। भाभी फिर अपनी जगह पर जाकर अच्छे से बैठ गई और फिर जब बस चलने लगी तो धीरे धीरे हमारे दोनों की बाजू की कोनी एक दूसरे से टकराने लगी थी। जब मैं उसके बच्चे को देखता तो उसके बच्चे खूब अच्छे से सो रहे थे। पूरी बस के लोग इतनी ठंड में सो रहे थे या तो फिर कुछ लोग मोबाइल में बातें कर रहे थे। मेरी सीट बस की लास्ट वाली सीट में थी, तो इस वजह से कोई भी हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। इन पूरे माहौल को देखकर मेरे अंदर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली और फिर सोने का दोबारा से नाटक करने लगा। धीरे धीरे जब बस तेज चल रही थी तो हम लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे थे। कभी उसकी बाजू की कोनी मेरी कोनी पर लगती तो कभी मेरा हाथ। और खुश तो मैं इस वजह से हो गया कि जब मेरा हाथ उसके वहाँ पर लगता तो वह मुझे बिल्कुल भी कुछ ना कहती। भाभी की इन हरकतों से मैं तो बहुत ही ज़्यादा मनमोहित हो चुका था, बल्कि मुझे और शर्म भी आने लगती थी। अब मैं उसकी तरफ से इशारा बिल्कुल समझ गया था। हम दोनों ने बस का सफ़र कुछ यूं ही किया। अब मेरे अंदर भी एक हलचल सी होने लगी थी। अब मैं और खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब मैंने कंबल में से अब उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वह मुझे कुछ भी ना बोली। अब मुझे उसकी तरफ से 100% इशारा भी मिल चुका था कि वह भी अब चाहती है। फिर उसने अपना कंबल निकाल कर अपने बच्चों को उड़ा दिया और फिर वह भी मेरे साथ मेरे ही कंबल में आ गई। और फिर हम दोनों ने मिलकर जो किया वह आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोच पाओगे। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। मैं जब उसका हाथ पकड़ा तो वह काफ़ी ज़्यादा मुलायम था। भाभी बहुत ही ज़्यादा हसीन भी थी। जब वह गले लगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा खुशबू भी आ रही थी, जो मुझे उसकी तरफ और भी ज़्यादा खींच रही थी। मैं खुद पर अब काबू नहीं कर पा रहा था। अब मैं भी चाहता था कि अब मैं बेकाबू हो जाऊं। इस वक्त मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब मैं इस वक्त बस इन्हीं पलों को अच्छे से गुजारना चाहता था। फिर भाभी मुझे कहने लगी कि वह भी कुछ देर बाद बस से उतर जाएगी क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। लेकिन फिर भाभी मुझे कहने लगी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप भी चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। मैंने उससे कहा कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा, हो सकता है, मेरे घर में सिर्फ मेरी एक बूढ़ी माँ रहती है और वह भी इस वक्त सो रही होगी। किसी को भी कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम दोनों फिर मिलकर खूब प्यार करेंगे। हम एक दूसरे से कोई भी जुदा भी नहीं कर पाएगा। अब उसके मुंह से प्यार का शब्द सुनकर मैं तो अब पूरा बावला हो चुका था। मैं तो बस कैसे भी करके अब वह सब कुछ करना चाहता था। इतना बड़ा अच्छा मौका कोई हाथ से गवाएगा क्या? क्योंकि एक तो वह बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी और उससे इतनी बेइंतहा खुशबू थी जो मुझे उसकी तरफ खींचती जा रही थी। मुझे अब खुद पर काबू भी ना रहा और मैं भी उसे कह दिया कि मैं भी उसके साथ बस से उतर जाऊंगा। मेरा अब बहुत टाइट हो गया था। अब मैं भी वह सब चाहता था जो वह चाहती थी। जब हम बस से उतरे तब वह मुझे अपने साथ एक घने से जंगल में ले गई। मुझे लगा कि शायद यही सब चाहती है।
मैं तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। मुझ पर तो पता नहीं कौन सा ऐसा जादू हुआ पड़ा था कि वह जैसा जैसा कहती गई मैं उसके साथ वैसा वैसा ही करता गया और उसके साथ उसी जंगल के रास्तों से जाता रहा जहाँ खूब घना अंधेरा था और आसपास बिल्कुल जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। मुझे लगा कि शायद यही इसका घर है। अब मैं अंदर ही अंदर और ज़्यादा तड़पने लगा था। अब मंजिल बहुत दूर नहीं थी, अब वह मेरे साथ भी तड़प रही थी। जब हम दोनों कुटिया के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर मैं तो पूरा चौंक उठा था। उसने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में कर दिया और दूसरे रूम पर वह मुझे अपने साथ ले आई। उस रूम पर एक बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा बिस्तर लगा हुआ था। मैं जैसे ही उस बिस्तर पर पड़ा वह मेरे करीब आने लगी और करीब आते आते ही उसने फिर मेरे साथ वह सब किया जो वह और मैं हम दोनों ही करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हम वह करके उठे, पीछे से 3 हट्टे कट्टे मुष्टंडे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन सब को देखकर मैं तो पूरा चौंक उठा था। जब मैंने उस भाभी से पूछा कि यह 2 आदमी कौन हैं, तो वह बहुत ही मुस्कुराते हुए और इतनी तेज हंसने लगी जैसे कि उसमें कोई शैतान आ गया हो। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि यह मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि वह लोग आपस में इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो दोनों आदमी मेरे करीब आए और मेरा गिरबान पकड़कर मुझे कहने लगे कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं वह अभी के अभी निकाल कर हमें दो, नहीं तो हम तुम्हारी ये वीडियो जो हमने बनाई है, ये वीडियो हम तुम्हारे परिवार को और पूरे दुनिया वालों को हम दिखा देंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो यह सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। इसका क्या मतलब था? जब मैंने भाभी की तरफ गौर से देखा तो मैंने देखा तो वह कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ़ लड़कों को और जो आदमी होते हैं मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम जैसे आदमी को मैं ऐसे ही अपनी खूबसूरती दिखाकर उन्हें मनमोहित कर देती हूँ और फिर उनके बाद सब कुछ करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया करती हूँ। अगर वह मेरी डिमांड पूरी नहीं करता और उतना पैसा मुझे नहीं देते तो मैं उन्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ती। भाभी की ये सारी बातें सुनकर अब मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। अब मेरा शरीर जो पहले पूरा गर्म हुआ पड़ा था अब पूरा का पूरा ठंडा पड़ चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था ये भोली सी सूरत वाली भाभी इतनी बड़ी शातिर भी निकलेगी। अब मेरे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने भी पैसे लिए थे मैंने उन सब को वह निकाल कर दे दिए, लेकिन उन सब ने मुझे तब भी जाने ना दिया। मैं चाहता था कि जैसे भी तैसे करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन वह लोग मुझे फिर कहने लगे कि मैं अभी के अभी उन्हें 50,000 दूँ। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने वह तुम लोगों को निकाल कर दे दिए हैं। लेकिन वह मुझे और धमकाने लगे, कहने लगे हम तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। उन्होंने मेरे पास से मेरा एक कार्ड भी निकाल कर ले लिया। वह लोग मुझे फिर धमकाने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और वहां जाकर तुम शहर में कार्ड से जाकर तुम हमें पैसे निकलवा कर दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम फिर अपने रास्ते निकल आएंगे। अगर तुमने वहां से जाकर कुछ भी चालाकी की तो तुम्हारी यह वीडियो हम तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। वह लोग मुझे इस वजह से और ज़्यादा धमका रहे थे क्योंकि बस में मैंने उस भाभी को अपना घर का पता भी साफ साफ बता दिया था। बातों ही बातों में भाभी ने मुझसे मेरे कामकाज के बारे में पूछा था और मैं कहाँ रहता हूँ और उन सब के बारे में मैंने पूरी डिटेल भाभी को बता दी थी। और जब उन्होंने मेरी पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला तो मेरे परिवार का नंबर भी निकाल लिया था, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत ही बड़ा गेम प्लान किया था। मैं उन लोगों के साथ जाकर शहर के बाहर निकलकर उन्हें वह पैसे निकाल कर दे दिए। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैंने ठान लिया कि ज़िंदगी में मैं कभी भी किसी भी गैर भाभी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखूँगा और हमेशा अपनी बीवी या फिर गर्लफ्रेंड के साथ ही वफादार रहूँगा। अब मैंने रिश्तेदार के घर जाना भी शादी में कैंसिल कर दिया था। मैंने तुरंत वापसी अपने घर चला गया और अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी भी मांगने लगा।
लेकिन मैंने उसे कुछ भी रास्ते के बारे में नहीं बताया था। मैंने उसे यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। वह भी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराई थी। अब हम दोनों ने मिलकर वह सब किया जो कई दिनों से हमने नहीं किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत राह की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।